कुछ है मेरे पास. लेट्स स्टार्ट. नथिंग इज रिक्वायर्ड. आपको माइक रखना है तो रख लीजिए, देन वी कैन स्टार्ट. नमस्कार साथियों, कैन वी स्टार्ट? आई नो इट्स ए लिटिल लेट, आई अपोलोजाइज. हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के तथ्य लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं. लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ. ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है. 22,842 करोड़ रुपए का. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है. नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं. मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य. पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं. पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है. तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. The 3 indelible facts which reflect the gross mismanagement of the banking system, holding the banking system captive to bank fraudsters, the initiation of loot and escape flagship scheme for bank fraudsters by the Modi government is writ large. And the 3 indelible facts you need to know. Number 1, in last 7.5 years of Modi government, the bank frauds are worth 5,35,000 crore. That is people's money. In last 7 years of Modi government, between 2014 to 2021, the write-offs by the banks in India is 8,17,000 crores. In last 7 years of Modi government, between 2014 to 2021, the bank NPAs are 21 lakh crores. That's the state of the gross mismanagement of people's money which is lying in the banking system. देशवासियों, ये आपका पैसा है जो देश के बैंकों में है, और लूटो और भागो. बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो. ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है. और आज जब हिंदुस्तान के लोग जागे तो उन्होंने हर समाचार पत्र में पढ़ा कि एबीजी शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल देश का बैंकों का, 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है. 22,482. ये 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है. और 5 साल की देरी के बाद, यह महत्वपूर्ण है जो कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद
फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करी। 28 बैंक। साथियों, यह पहली बार नहीं है। मोदी जी की लूट और एस्केप फ्लैगशिप स्कीम के कई मोहरे इस देश ने देखे, और पता नहीं उनमें से कई मोदी भी हैं। देखिए उनकी लिस्ट अगर मैं आपको पढ़ूं कुछ की। नीरव मोदी यानी छोटे मोदी, मेहुल चौकसी जिसे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा, नितिन संदेसरा, और ये बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। और शहनशाह के जो रतन हैं उनकी लिस्ट में अब ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। To put it very, very briefly in English for my friends who, for the other audience, India woke up today to the rude shock of biggest ever bank fraud of 22,482 crores. That is the biggest bank fraud in last 75 years. After dilly-dallying, after gross delay of 5 years, finally after 5 years, CBI has registered a case of fraud, cheating and prevention of corruption act against ABG Shipyards, Rishi Agarwal and many others, the Gujarat-based entrepreneur, on 7th of February 2022. There are many such gems in the armory of the Shahenshah sitting in Delhi who have duped the banks of public money. We all remember the name of Nirav Modi, the Chota Modi. We all remember the name of Mehul Choksi, whom the Prime Minister addresses as Hamare Mehul Bhai. We all remember Ami Modi. We all remember Nishal Modi. We all remember Jatin Mehta. We all remember Vijay Maल्या. We all remember Chetan Sandesara and many, many, many others, and the list goes on. Friends, the complicity, the collusion and the connivance of those sitting in the highest echelons of power in Modi government is writ large. देश के सबसे बड़े उच्च पदों पर बैठे लोगों की बैंक के फ्रॉडस्टर से मिली भगत साफ है। अब तो लगता है कि चौकीदार ही साझीदार है। और उसके लिए मैं आपके समक्ष तथ्यों के साथ 9 महत्वपूर्ण तथ्य रखूंगा जो अभी तक सार्वजनिक पटल पर नहीं है। These are not in public domain. Number 1, on 1st of August 2017, the process of liquidation of ABG Shipyards of Rishi Agarwal was initiated in the NCLT court at Ahmedabad. On 1st August 17, the Congress party on 15th of February 2018, the principal opposition party of India, the Congress party publicly held a press conference and warned the government that ABG Shipyard is a scam. Here is that press release. I'm putting it out again. I held that press conference, that's why I remember that. It's dated 15th of February 2018. We connected Nirav Modi, we connected Mehul Choksi and said ABG Shipyard, Rishi Agarwal is also going to escape. It's a scam. We warned them on 15th of February 2018. I'm releasing it to you. On 19th of June 2019,
the loan accounts, the bank accounts of ABG Shipyard, Surat, Gujarat, Dahej, Gujarat, they were all declared as quote unquote fraud. On 19 June 2019, this happened. On 8th of November 2019, State Bank of India, India's lead bank, they write to CBI saying that there is a fraud committed by ABG Shipyard, by Rishi Agarwal of Surat, Gujarat, and please register an FIR and take criminal action. Despite this apparent fraud, swindling of public money, written by none less than SBI on 8th November 2019, nothing happens. CBI pushes file back to SBI, SBI pushes file back to CBI, CBI to SBI, SBI to CBI, and Finance Ministry is complicit. Nothing happens. They keep pushing files while public money belonging to people of India gets swindled. लोगों का पैसा लूटा जा रहा था और सीबीआई और एसबीआई पत्र खेल रहे थे एक दूसरे से, ताकि जो बैंक फ्रॉड करने वाले हैं वो देशवासियों का पैसा अच्छे से हजम कर लें. On 25th of August 2020, SBI then files a second complaint to CBI. This is that complaint. I'm sending it to you. It's duly received by the CBI. It's all noted here. And on 25th of August 2020, they say, please register an FIR. This is a case of cheating, of fraud, of swindling of public money led by SBI of 28 banks. And the amount is 22,842 crore. CBI still does not act. They wait for a year and a half more. पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को लिखा था 8 नवंबर 2019 को. फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, एसबीआई पत्र खेल रहे थे. दूसरी बार एसबीआई ने लिखा 25 अगस्त 2020 को. इसमें उस पहली चिट्ठी की भी चर्चा है. फिर भी ये पत्र खेलते रहे. फाइनली 7 फरवरी 2022 को 5 साल के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है. मैं इसकी कॉपी भी आपको भेज रहा हूं. और एक बड़ी कमाल की बात है इसमें, जो ये चिट्ठी लिखी एसबीआई ने 3.5-4 साल इंतजार करने के बाद, इसमें यह लिखा कि कोई बैंकिंग अधिकारी, हमने जांच कर ली, सबके सब निर्दोष हैं. मतलब 22,482 करोड़ लुट गया, परंतु चोर कोई नहीं है. और ये इसकी क्लॉज 12 पेज 26 पे आपको मिलेगा. मैं पढ़कर आपका समय नष्ट नहीं कर रहा, फिर भी अगर एक लाइन में पढ़ूं तो ये बड़ी रुचिकर है. वो ये कह रहे हैं, एक्शन टेकन बाय द बैंक अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन क्लोज्ड एज वी फाइंड नो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी. यानी चोर कोई नहीं है, पैसा जरूर लुट गया. दूसरी रुचिकर बात यह है कि ये एबीजी शिपयार्ड सूरत और दहेज है कौन? ये भी देश के प्रधानमंत्री जी के लगता है मुझे कि चहेते हैं. क्यों लगता है, उसके 2 तथ्य हैं और 2 उसके बाद और बताऊंगा. पहला, इस एबीजी शिपयार्ड को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट में सूरत में एलोकेट की, आउट ऑफ टर्न. This ABG shipyard was allocated 1,21,000 square meters of land in the year 2007 by Chief Minister Shri Narendra Modi. The CAG on which BJP swears
they indicted the then Modi government headed by Chief Minister Modi. And this is that report that I'm sending to you, the CAG report, which said that ABG Shipyard was allocated land at 700 rupees per square meter, while the land price was 100% higher. That is 1400 rupees a square meter. I am not saying so. The Comptroller and Auditor General indicted the Gujarat Modi government for it. दूसरा रुचिकर तथ्य यह है कि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी एबीजी शिपयार्ड को दहेज गुजरात में, जो बहुत बड़ा पोर्ट है, SCZ के अंदर सरकार की एक्वायर हुई जमीन में से 50 हेक्टेयर जमीन और दे दी। इधर सीएजी आपको इंडाइट कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं भैया और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 50 हेक्टेयर। और तीसरा रुचिकर तथ्य यह है कि ये ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट्स में मोदी जी के साथ मंच पर बैठकर 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुका है। चेक द फैक्ट्स। The third interesting fact is that the same ABG Shipyard and Rishi Agarwal sat with Shri Narendra Modi in Gujarat Vibrant Summit and promised investment of 22,000 crore. Of course, it never fructified. और चौथा रुचिकर तथ्य वो शायद प्रधानमंत्री जी ही बता सकते हैं कि क्यों लेकर गए थे। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरिया गए 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो अपने डेलीगेशन में एक व्यक्ति जो लेकर गए उसका नाम भी ऋषि अग्रवाल है, एबीजी शिपयार्ड। अब मुझे नहीं पता वो चाहते हैं या नहीं, आप खुद इन तथ्यों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे सीधे सवाल हैं देश की सरकार से, और वो सवाल है नंबर 1, why did it take 5 years after the liquidation proceedings were initiated against ABG shipyards in the year 2017, to be precise on 1st August 2017, to lodge even an FIR for duping 28 banks of 22,842 crores. मैं दोबारा हिंदी में दोहराता हूं। मोदी सरकार को जब एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दिवालिया डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तो मोदी सरकार को 5 साल क्यों लगे केवल एक एफआईआर दर्ज करने में कि इन्होंने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ गबन कर लिया। Second question, why did Modi government refuse to take note of the public allegations made in writing by the principal opposition party Indian National Congress on 15th of February 2018 regarding the scam in ABG shipyards, and where we also named Rishi Agarwal? 2018 to 2022, my friends, is 4 years. Why did it take 4 years when the principal opposition party had spoken about this scam? Number 3, why did Modi government not lodge, don't believe us, don't believe the Congress party, but why did Modi government not lodge an FIR and take criminal action when the bank accounts of ABG Shipyard of Rishi Agarwal were all declared as fraud on 19th June 2019? Why did it wait till 7th of February 2022? मोदी सरकार जब एबीजी शिपयार्ड के सारे अकाउंट्स 19 जून 2019 को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिए गए,
तो उसके बाद भी 2.25 साल तक एफआईआर दर्ज करने के लिए मोदी सरकार ने क्यों इंतजार किया? फोर्थ क्वेश्चन, why did Modi government and the CBI and the Home Ministry and the Ministry of Personnel under whom CBI falls not lodge an FIR against ABG Shipyard when the 28 banks led by India's lead bank SBI filed its first complaint on 8th November 2019? Why did it wait for 2 more years? कोई आपका घर में से सामान चोरी करके जा रहा है, आप कहेंगे नहीं नहीं अभी हम मंत्रणा कर रहे हैं, 24 महीने अभी इंतजार करेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। चोर आपके घर का सामान आज चोरी कर जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एसबीआई एंड द सीबीआई kept on pushing files and raising objections for 2.5 years between 8th November 2019 to 7th February 2022. Whom were they trying to save? Sixth question, why did CBI not lodge an FIR for nearly 1.5 years? दूसरी कंप्लेंट भी 25 अगस्त 2020 को आ गई थी। तो सीबीआई 1.5 साल इंतजार क्यों करती रही 7 फरवरी 2022 तक सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए? देशवासियों, आपका तो लाख चोरी अगर मिल जाए सीबीआई को केस तो आज ही जेल भेज देंगे आपको, पर ये तो सब कुछ साक्ष्य वो भी एसबीआई दे रहा है, उसके बावजूद भी 1.5 साल सोचते रहे, 1.5 साल बाद एफआईआर दर्ज किए। क्यों? Does this not prove complicity, connivance and collusion between fraudsters, India's biggest banking fraud, and those sitting in the highest echelons of power in the Modi government? क्या ये नहीं दिखाता कि यहां दाल में काला नहीं, यहां पूरी दाल काली है? क्या कहीं चौकीदारी साझीदार तो नहीं है? ये सवाल सीधे सीधे मन में उठता है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है, मैं सारे कागजात आपको भेज रहा हूं। जी आदरणीय साथी, सवाल के लिए साधुवाद। एक और रुचिकर बात है, मुझे यह बताया गया है कि ऋषि अग्रवाल अब हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं। जैसे मेहुल भाई चौकसी को नो ऑब्जेक्शन देकर मोदी सरकार ने, वो कौन सा है, केमन आइलैंड के आगे एक और उसका नाम जो टैक्स हेवन है, वहां की नागरिकता दिलवा दी थी। मुझे यह बताया गया है कि ऋषि अग्रवाल अब सिंगापुर के नागरिक हैं। अब वो कहां हैं, ये तो प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। ये भाग गए हैं या भागने की तैयारी है या पहले ही जा चुके हैं? कोई लुकआउट नोटिस वगैरह जारी किया गया क्या? आदरणीय साथी, जो सरकार 5 साल तक पत्र प्रेम पत्र खेल रही है, आपका ख्याल है कि वो लुकआउट नोटिस जारी करेगी? ये लुकआउट नोटिस जारी करते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। जो बैंक के फ्रॉडस्टर्स हैं उनके लिए तो लूट और एस्केप फ्लैगशिप स्कीम चलाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। ये सर 5 साल बाद जो एफआईआर दर्ज की है, तो क्या कोई कंपेलिंग फैक्टर रहा इसका या एज यूजुअल सीबीआई ने दर्ज कर लिया? आदरणीय मित्र, जब बैंकों का इतना पैसा 23,000 करोड़ रुपए, 22,482 करोड़ रुपए की आई थिंक फिगर है, ये 75 साल में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। कितने दिन बैंक इसे छुपा सकते हैं? कितने दिन आप इस पर कपड़ा डाल के रख सकते हैं? असंभव है। और आखिर में ढोल की पोल खुलनी ही थी, और इसलिए फिर एफआईआर तो मजबूरी में दर्ज नहीं। तो आपने देखा, मैंने तिथियां दी हैं। पहली कंप्लेंट आई है 1 अगस्त 2017 को, दिवालिया डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग चालू है अहमदाबाद में। तो आप 7 फरवरी 2022 तक इंतजार क्यों कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए? देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी लिख के कह रही है कि भैया ये स्कैम है, ये भाग जाएगा। 15 फरवरी 2018 को कह रही है। मैं आपको कागज भेज रहा हूं। वो बिल्कुल था। हमने कहा ये भाग जाएगा, या भाग गया या भाग जाएगा। उसके बाद खुद एसबीआई कह रही है।
आप उसका बैंक का अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर करें पर आप एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे। और इसको जमीनें किसने अलॉट की थी ये सारी, जिन पर ये फैक्ट्रियां उसने शिपयार्ड बनाया, वो सब मुख्यमंत्री मोदी जी की अलॉट की हुई। और कैग की रिपोर्ट है उनकी सरकार को इंडाइट करने की। मुख्यमंत्री मोदी जी के डेलीगेशन में 2013 तक ये व्यक्ति, आप मुझे बताइए, किसी का अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, उससे पहले आपने उसे जमीन अलॉट की, कैग ने आपको इंडाइट कर दिया, आप उसके बाद उसे डेलीगेशन में लेकर जाएंगे, वो भी कोरिया बिजनेस डेवलपमेंट। मेरे साथी, आज हमने पहले जो ये सारे तथ्य अभी तक किसी को मालूम नहीं थे, हमने इसीलिए आज ये सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, 3 लोग इससे सीधे जुड़े हैं। सीबीआई उनके नीचे आती है, पर्सनल मिनिस्ट्री पीएम और एचएम के नीचे आती है, बैंक्स फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे आते हैं, तो वो तीनों जवाब देंगे। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया, 2G, 3G, कोड स्पेक्ट्रम, तमाम मुद्दे जिसमें जो कांग्रेस की स्थिति में आ गई जिसमें आज है, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं पिछले 7 साल से, या यूं कहें 2 साल में, 5 साल में, पिछले कार्यकाल में प्लस 2 साल, 2.5 साल, तो इसमें कांग्रेस उस तरह से प्रचार क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि लोगों ने तो अभी कोई असर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है, अपने नेतृत्व के खिलाफ दिख नहीं रहा। 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें क्या स्थिति देखते हैं, इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे ही देश की जीत है। एक बात जान लीजिए, किसानों को न्याय, महंगाई पर रोक, रोजगार का इंतजाम और भ्रष्टाचार की जवाबदेही तब होगी जब भाजपा हारेगी। और इसीलिए आज भाजपा की हालत इतनी पतली हो गई है। हाँ, मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा, और बहुत सारे मीडिया के, कलम के और टेलीविजन के सिपाही हैं। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जो बवाल बवंडर इकट्ठा हुआ, उसमें वो लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में खड़े थे, जो आज सब सत्तासीन हैं, और कोई बैंकिंग बोर्ड का चेयरमैन बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट ले ली, कोई भारत सरकार में मंत्री बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, और देश के मुद्दे पे आज तक तो अब 7 साल हो गए। हमारा तो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो खुद नरेंद्र मोदी सरकार है, क्योंकि आज तक तो जितने फैसले आए उनमें बताया कि ये सब झूठे थे। पर हम ये कह रहे हैं कि यहां जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की जनता और संसद दोनों को होगी। कौन है वो जिन्होंने पैसा लुटवाया? कौन है वो जिन्होंने इन घोटालेबाजों का साथ दिया? और कौन सफेद पोश हैं वो सरकार के, जो 5 साल तक एफआईआर ही नहीं दर्ज होने दी? और क्या ऋषि अग्रवाल और बाकी के लोग अब हिंदुस्तान में हैं भी या नहीं, या भाग गए? धन्यवाद।